हेलो जी। हेलो 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 हेलो। हेलो जी। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली 2 दिन के बाद मैं आपकी क्लास लेने के काबिल हो पाया हूं कि चलो बच्चों की क्लास लें, है ना। ऑलमोस्ट 2 दिन बीत गए बेटा लास्ट क्लास लिए हुए, है ना। ऑलमोस्ट 2 दिन बीत गए बेटा, 2 दिन से क्लास ही नहीं हो पा रही थी, है ना। 2 दिन से तबीयत बहुत खराब थी, कोई भी क्लास नहीं ले पा रहा था। आज फाइनली जाके कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ है कि चलो क्लास लेने वाली पोजीशन में तो आ गए, है ना। क्लास लेने वाली पोजीशन में आ गए। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो उम्मीद कर रहा हूं आप सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, भले चंगे होंगे, है ना। ठीक है बेटा, पहले से काफी बेटर है। पहले से काफी बेटर है, बट नॉट दैट, स्टिल नॉट दैट परफेक्टली फाइन, बट यस इट्स बेटर। हाँ, पहले से काफी बेटर है। तो आई वॉन्ट से कि खराब है, बट यस बेटर है ना। हाँ, अभी तो ठीक है। कल तक तो बहुत हालत खराब थी, बट आज काफी ठीक है, बेटर है काफी। तभी आज मैं क्लास लेने के लिए आया कि नहीं यार क्लास लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। हाँ, चलिए जी, गुड आफ्टरनून जी। ओ सॉरी, मैं फिर से गुड आफ्टरनून, है ना। चलो भाई, है ना। सर बढ़िया सर जी, आपकी याद आ रही थी बस। अरे झूठे नलायक आयुष कह रहा याद आ रही थी, है ना। कैसी कैसी बातें करते हैं नलायक, है ना। सब बढ़िया सर जी, आपकी याद आ रही थी। चलो ओके जी। चलो दोस्तों, अब हम अपने साथ आपके साथ आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास के लिए, है ना। चलो आइए बेटा। अच्छा, आप ऐसे टीचर हो जिसके साथ हम बच के फर्स्ट डे से पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ रहे हैं, क्या बात है ना। कल का क्या प्लान है सर जी? कल बेटा, कल एफएम की क्लास होगी। कल हमारा जो एक चैप्टर बचा हुआ है थ्योरी का, बस हम कल उसे करेंगे, है ना। कल हमारी एफएम की क्लास होगी 11:15 पर सुबह, और जो हमारा एक थ्योरी का चैप्टर बचा हुआ है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया है ना। एफएमएसएम की एमसीक्यू बुक कब तक आएगी? आई नहीं बेटा, अभी तक आपको अपलोड नहीं हुई है ऋतिक। मेरे को तो टीम ने कहा था हम कर देंगे, मैं चेक कर लूंगा बेटा। मेरे को तो टीम ने बोला था हमने कर दी होगी, मैंने इसलिए दोबारा पूछा भी नहीं। मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, कल लगातार 3 एक्स्ट्रा क्लास है। कल कौन सी? अच्छा, कल एक गुरी सर की भी है, हाँ। वो भी आपके साथ प्रैक्टिस सेशन वगैरह कुछ रख रहे हैं, तो हाँ आई अंडरस्टैंड, आई नो, पता चला मुझे। कोई बात नहीं, कल बेटा अपनी कल एफएम को हम कल कंप्लीट कर लेंगे। जो हमारा एक थ्योरी का चैप्टर बचा है, जो हमारा एक थ्योरी का चैप्टर बचा है बेटा, वो कर लेंगे। कृष कह रहा है अपलोडेड है। हाँ तो बेटा ठीक है, फिर अपलोड है तो बस बढ़िया है ना। चलो, हार्ड कॉपी की बात कर रहे हैं बेटा। हार्ड कॉपी का तो मुझे पता नहीं है, अभी तो फिलहाल टाइम लगेगा शायद। हार्ड कॉपी प्रिंटिंग में अंडर, तो अभी पता नहीं कब लगेगा। अच्छा, 9 बजे भी है गुरु सर भी। चलो आ जाओ बेटा। अब हम फटाफट से आपके साथ आज का सेशन कर लेते हैं, जल्दी से स्टार्ट बेटा। आज का सेशन अब हम करते हैं। आज का सेशन करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ यार, चाय पी लूं थोड़ी सी। थोड़ा गला बेटर हो जाएगा यार, है ना, गला बेटर हो जाएगा। चलो बेटा, हमने आपके साथ स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के बारे में पढ़ा था। स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के अंदर हमने बच्चा आपके साथ 2-3 बातें कर ली थी, जिसमें हमने आपके साथ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इन दोनों के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान बांट लिया था। उनको हमने बेटा कंप्लीट कर लिया था। अब हम आपके साथ चलते हैं बेटा आगे, है ना।
अब हम चलते हैं आपके साथ आगे। अब हम फटाफट से बेटा आगे चलते हैं और तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। आज हम आपके साथ सबसे पहले बेटा अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करेंगे और फिर हम उससे रिलेटेड और चीजें आपके साथ कवर अप करेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट स्ट्रेटेजी की बात करें तो लास्ट स्ट्रेटेजी बेटा हमारे पास होती है एग्जिट स्ट्रेटेजी या क्लोजर स्ट्रेटेजी। अगर आपका बिजनेस कभी गड़बड़ा जाए, कोई प्रॉब्लम में आ जाए, तो उस समय हमारे बिजनेस में बेटा क्या क्या होना चाहिए। तो अब लास्ट हमारे पास आता है हमारा स्ट्रेटेजिक एग्जिट। हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक एग्जिट, कि भाई एग्जिट होगा तो किस प्रकार से होगा, ठीक है। अगर हमें एग्जिट भी करना है तो उसके लिए क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, या रिट्रेंचमेंट कह लो, आप जो मर्जी कह लो, जैसे मर्जी कर लो बेटा, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब पहली बात, ये अप्लाई कब होगा, व्हेन टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजिक एग्जिट, ठीक है। तो यानी कि अब हम कहते हैं इट इज फॉलोड, ये आपको फॉलो करना है व्हेन, जब हमारी कंपनी, व्हेन कंपनी reduces the scope of its एक्टिविटी। भाई कंपनी कह रही है अब हमें ना कम एक्टिविटी करनी है, अब हमें ज्यादा एक्टिविटी करनी नहीं है। तो जब एक्टिविटी कम करनी है तो उस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा, एग्जिट लेना पड़ेगा, कुछ पार्ट को हटाना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, राइट। इफ द ऑर्गेनाइजेशन चूज टू फोकस, किस चीज पर फोकस करते हैं, ऑन वेज एंड मीन्स टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन, कॉमा, इट adopts a turnaround strategy. टर्नअराउंड स्ट्रेटेजी। अब देखिए बेटा इसका क्या मतलब क्या है। देखो बेटा पहले यहां थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सारी बातें बता देता हूं। ध्यान से सुनिए बेटा। देखो कंपनी के पास ना कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, आपने शार्क टैंक में जनरली देखा होगा, इस प्रकार की चीजें होती हैं। एक कंपनी आएगी, कंपनी कहेगी यार हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो बड़ा अच्छा अच्छा बातें बताएंगी, फिर बाद में जब उनसे सवाल जवाब होंगे तो पता चलेगा यार वो तो बिल्कुल बंद होने के कगार पे खड़े हैं, या अब ऑलमोस्ट बंद होने वाले हैं, या बस कुछ ही समय में इनका बोरिया बिस्तर निपट जाएगा। यानी कि कंपनी अभी ह्यूज लॉसेस में चल रही है, कंपनी प्रॉब्लम्स में चल रही है। अब जब कंपनी प्रॉब्लम्स में चल रही है तो कंपनी के सामने रास्ते क्या है। एक रास्ता तो यह है कि भाई जो मेरे लॉस मेकिंग चीजें हैं उनको मैं शट डाउन कर दूं, उनको मैं बंद कर दूं, उनका पैसा विड्रॉ कर लूं, जो पैसा मिलता है विड्रॉ कर लो, अपने किसी दूसरे बिजनेस पे लगा लो, या जो भी आपने करना है वो कर लो। ये स्ट्रेटेजी होती है बेटा डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। डिवेस्टमेंट का मतलब हो गया, एक हो गया इन्वेस्टमेंट, ये हो गया डिवेस्टमेंट। डिवेस्टमेंट का मतलब हो गया अब आपने पैसे को अपने डिवेस्ट कर दिया, विड्रॉ कर लिया, रिट्रेंच कर लिया, जो मर्जी आप बोल दीजिए। हमने कहा ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। जबकि दूसरी केस में बात करूं, एक कंपनी क्या करेगी, वो कहेगी ठीक है यार अब हम बंद होने वाले हैं, हमें समझ में आ रहा है, बट हम ये कोशिश करते हैं, एक नई तरीके निकालते हैं, नया कोशिश करते हैं, नए तरीकों से अपनी कंपनी को रीवैम्प करते हैं। रीवैम्प करने का मतलब क्या है भाई, अब हम दोबारा से अपने एफर्ट लगाएंगे और इस लॉस मेकिंग यूनिट को हम प्रॉफिटेबल वेंचर बना देंगे। हम इस लॉस मेकिंग कंपनी को अल्टीमेटली बेटा बहुत सॉलिड स्टार्ट दे देंगे, क्योंकि अब हम अपनी गलतियों से सीख चुके हैं। हमने कहां कहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, कहां हमने गलत स्टेप्स लिए, अब हम उन गलतियों को वापस से बेटा क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे और इसको आगे ग्रो कर लेंगे। सो अगर हम ये वाला स्टेप लेते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। टर्न अराउंड का मतलब टोटली चेंज करना। जैसे अगर आपको देखो, आपने ये बात सुनी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं आयशर मोटर है ना, उनका एक प्रोडक्ट बुलेट जिसको हम बोलते हैं, बुलेट जो था वो जो बाइक थी उनकी डिवीजन ऑलमोस्ट लॉसेस में थी, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे थी।
तब उस कंपनी के जो बेटे, उस कंपनी के जो ओनर हैं, उनके बेटे ने कहा नहीं, मेरे को ये वाली डिवीजन का हेड बना दो, मैं इसका टर्न अराउंड करता हूं। और विद इन 4-5 ईयर्स उन्होंने उस कंपनी का पूरा, उस पर्टिकुलर डिवीजन का एकदम टर्न अराउंड कर दिया, फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज की डेट में बुलेट की वैल्यूएशन आप देख लो भाई, बुलेट कब जो बाइक है उसकी कितनी है, बुड़ 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 करके आवाज आती है ना उससे, तो उसकी वैल्यूएशन कितनी ज्यादा हो चुकी है, इंडिया में बहुत बड़ी वैल्यूएशन हो चुकी है। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि कंपनी एग्जिट तो करना चाहती है, बट एग्जिट से पहले एक बार कोशिश कर रही है क्या ये टर्न अराउंड हो सकती है, क्या ये हमें वापस से सारी चीजें बदलकर प्रॉफिटेबल वेंचर में ला सकती है, क्या इस कंपनी को हम दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो ये चीजें बेटा क्या होती है, हमारी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी कहलाती है। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। तो देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एक होता है कि हाँ हम कोशिश करेंगे कि इसको टर्न अराउंड कर ले, दूसरा होता है छोड़ो यार अब तो ये नुकसान हो रहा है, इसको बंद करो, इसको हटाओ, क्योंकि इसको अगर रखेंगे, इसको पाल के रखेंगे तो ये और ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए करेगा, दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम टू अस। तो भाई दोनों ही तरीकों में आपको यहां पर दिमाग लगवाना पड़ता है, दोनों ही तरीकों में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। पहले बेटा बात समझ में आई, स्ट्रैटेजिक एग्जिट का मतलब क्या होगा। हमने पहले पढ़ा स्टेबिलिटी क्या होती है, पीएलसी के साइकिल में लेना है, ग्रोथ कैसे कैसे करनी है, आपको अलग अलग तरीके बताए है ना, इंटरनल एक्सटर्नल एंड सो ऑन। अब बात आती है कि कंपनी अब ऐसा प्रोडक्ट है या कोई ऐसा यूनिट है या ऐसा कोई डिवीजन है जो कि अब नुकसान में हो रहा है। अब नुकसान में हो रहा है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, या तो उसको टर्न अराउंड कर दो भाई, उसके अंदर ड्रास्टिक कोई चेंजेस लाओ, कोई नई चीजें करो ताकि वो रिवाइव हो सके, या फिर बेटा उसे बंद करके हटा दो। दो ही रास्ते हैं आपके पास, तीसरा कोई रास्ता नहीं होता। तीसरा रास्ता बेटा लास्ट होता है आपका, बेटा ना तो टर्न अराउंड हो सकता है, ना आपका डिवेस्टमेंट हो सकता है, मतलब आप उस वाली एक्टिविटी को नहीं कर सकते। तीसरा बेटा लास्ट होता है कि अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा तो कंपनी को लिक्विडेट कर दो। कंपनी को बेटा क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो, भैया कंपनी को ही खत्म कर दो, एंटिटी को खत्म कर दो, लिक्विडेशन पे चले जाओ। सो यही आपके पास रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता होता नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे एयर इंडिया के साथ ऐसा हुआ है, एयर इंडिया के साथ अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो बेटा ऐसा ही हुआ है। एयर इंडिया ने पहले तो जब थी तो गवर्नमेंट अंडर में आती थी, फिर प्राइवेट में गई, टर्न अराउंड करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, फिर फाइनली क्या हुआ बेटा, एयर इंडिया को बाय कर लिया गया। एयर इंडिया को टाटाज ने बाय कर लिया, मतलब जिसने पैसा ओरिजिनली लगाया था उसने कहा भैया मैं तो हटा रहा हूं, मैं तो डिवेस्टमेंट कर रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए ये, तो मेरी ये डिवीजन हटा दो। उन्होंने बेटा डिवेस्टमेंट कर दिया, तो टाटाज ने हमारे उसको बाय करा और वापस से चलाने की, अब वो उसको वापस टर्न अराउंड पर ला रहे हैं, ठीक है हम करके दिखाएंगे, वो कर रहे हैं। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, तो इसलिए डिवेस्टमेंट भी होता है। और तीसरा बेटा लिक्विडेशन तो आपके पास होता ही है ना। तो भाई ये तीन ही ऑप्शन है हमारे स्ट्रेटेजिक एग्जिट में, कि एग्जिट मिलेगा तो कैसे मिलेगा, हाउ यू कैन एग्जिट फ्रॉम अ समथिंग पार्ट। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले तो ये होगा कब, जब कंपनी एक्टिविटी कम कर रही है। अब एक तरीका है कि कंपनी फोकस करे किस चीज पर बेटा, कंपनी फोकस करे ऑन वेज एंड मींस, कंपनी फोकस ऑन वेज एंड मींस, कि भाई क्या तरीके हो सकते हैं, क्या नए रास्ते हो सकते हैं जिससे कंपनी के जो डिक्लाइन है उसको रिवर्स कर दे और टर्न अराउंड कर दे। तो एक ऑप्शन तो बेटा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का हमारे पास आता है। दूसरा ऑप्शन आता है इफ द ऑर्गेनाइजेशन कट्स ऑफ, कंपनी क्या कर रही है, बिल्कुल काट दे रही है, क्या, कट्स ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट्स। भाई जो हमारी लॉस मेकिंग यूनिट्स है या डिविजन्स है या एसबीयूज है, कुछ भी हो, ठीक है, ये क्या कर देंगे, कर्टेल दी। ये क्या कह रहे हैं सर, अगर टर्न अराउंड होगा तो कैश बर्न भी तो होगा, तो लॉस तो रहेगा ही ना। बेटा देखो ये तो करणवीर एक जुडिशियस कॉल लेने की बात होती है ना, कि आपको लगता है टर्न अराउंड हो सकता है तो आप करके देख लो, आपको लगता है टर्न अराउंड हो सकता है, ट्राई मार के देखोगे। भाई ये होता है ना, डूबते जहाज को तिनके का सहारा भी कई बार बहुत होता है ना, कि हम लास्ट में एक बार कर रहे हैं, है ना, हम लास्ट में एक बार एफर्ट लगा रहे हैं, क्या पता वो एफर्ट सही हो जाए, क्या पता वो लास्ट स्ट्रोक एकदम सही हो जाए। तो इस तरीके की हमारे पास स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है बेटा, चलो
चलो, इफ द ऑर्गेनाइजेशन कट्स ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट्स डिविजन्स एसबीयूज, ठीक है, कर्टेल इट्स प्रोडक्ट लाइन, कर्टेल, अब ये कैसे करेगा, या तो अपनी एक जो प्रोडक्ट लाइन है बेटा उसको बंद कर देगा भाई जिसमें नुकसान हो रहा है, और या फिर वो क्या करेगा, रिड्यूसेस फंक्शंस परफॉर्म्ड, है ना जी, कि हम बेटा अपना जो काम करते हैं, जो जो फंक्शंस करते हैं उन सबको कम कर दो, फंक्शंस परफॉर्म। इट एडॉप्ट्स, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, इट्स अडॉप्ट अ डिवेस्टमेंट, आप इसको बेटा डिवेस्टमेंट बोलो, और डाइवर्सिटी डाइवर्सिट्यूटर, ठीक है जी। तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, डाइवर्सिट्यूटर, या फिर आप बेटा इसको डिवेस्टमेंट, पॉपुलरली हम इसको डिवेस्टमेंट ही बोलते हैं, ठीक है जी। अगर हम कहते हैं इफ बोथ डज नॉट वर्क, भाई मान लो दोनों में से कोई भी काम नहीं कर रहा, ना तो आप उसे रिवाइव कर पा रहे हो, इफ बोथ डज नॉट वर्क, ना तो आप उसे बेटा रिवाइव कर पा रहे हो और ना ही उससे कोई डिवेस्टमेंट कर पा रहे हो, उससे अलग भी नहीं हो पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इफ बोथ डज नॉट वर्क इट मे चूज टू अबंडन, इट मे चूज टू अबंडन the activities totally, abandon the activities totally, resulting in liquidation strategy। भाई देखो, जैसे कि हमारे पास क्या हुआ, अगर हम ध्यान से सोचें तो कहीं ना कहीं किंग फिशर में लिक्विडेशन वाला पॉइंट आया बेटा, किंग फिशर के अंदर लिक्विडेशन वाला पॉइंट आया कि भाई देखो अब ना तो वो रिवाइव हो पा रहा है ना वो कुछ हो पा रहा था, तो भैया उसको हटा दिया, उसको बंद कर दिया, उसको ऑपरेट को कुछ भी नहीं कर सकते, तो उसका क्या हो गया, लास्ट में लिक्विडेशन हो गया बेटा अल्टीमेटली, ठीक है। चलो ये तो हो गया, इन जनरल हमने 3 पॉइंट्स पढ़े कि स्ट्रेटेजिक एग्जिट या स्ट्रेटेजी एग्जिट बेटा कैसे हो सकता है। अब हम इन तीनों के बारे में कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे, टर्न अराउंड और डिवेस्टमेंट, मेन तो दो ही है, लिक्विडेशन तो इस जस्ट ऑप्शन की दोनों ही काम नहीं करेंगे, तो फाइनली बेटा कंपनी को बंद कर दो या लिक्विडेट कर दो, ठीक है जी। तो अब हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की, तो लीजिए अब हम बात करेंगे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी की, कि पहले इसके बारे में थोड़ा अब डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। वैसे तो देखो ब्रॉडली तो देखो मेनली मीनिंग बता दिया, अब तो बस इसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट, फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, कॉमा, emphasis is laid on improving internal efficiency, internal efficiency known as turnaround strategy, known as turnaround strategy। क्या मतलब है सर इसका, तो बेटा इसका सिंपल सा मतलब आपके सामने है, क्या है इसका सिंपल सा मतलब बेटा आपके सामने है कि टर्न अराउंड में आप इंटरनली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन अपनी चीजों को इंप्रूव करते हो, कि यार पिछली बार ये हमने गड़बड़ करी थी, ये अब हम इंप्रूव करते हैं। तो यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कम फोकस है, मेनली कहां पर फोकस है बेटा, इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस है। तो इंटरनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब आप ये चीजें इंप्रूव करोगे तो आपके पास क्या कहलाता है, वो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बन जाता है। अब अगर हम देखें कि कुछ ऐसी कंडीशंस जिससे हमें टर्न अराउंड की समझ में आती है कि भाई अब हमें बिजनेस में टर्न अराउंड की जरूरत है, ये कैसे पता चलेगा, सर्टेन इंडिकेटर्स दैट पॉइंट आउट नीड ऑफ turnaround strategy, turnaround
आर। अब कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स जिसके बेस पर हम ये काम करेंगे, तो मैंने कहा देखिए आपके बिजनेस में परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोज है। नेगेटिव कैश फ्लोज का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब है आपका पैसा जनरेट नहीं हो रहा बल्कि बर्न हो रहा है। तो जो आप शार्क टैंक में सुनते हो ना कैश बर्न का मतलब यही हो गया कि भाई आपका जो पैसा है वो बर्न हो रहा है। बर्न होने का मतलब क्या है कि वो यूज हो रहा है। अब आपको वो पैसा जनरेट नहीं करके दे रहा बल्कि आपका प्रोडक्ट पैसा यूज करवा रहा है। हमने कहा ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज, भाई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपटीशन नहीं है, काफी समय होने के बाद भी कोई कंपटीशन नहीं है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो भाई। क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन ना होना तो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई आपको कंपटीशन तो जरूर होना चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद आपका मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है, मतलब अब आपके पर जो प्रोडक्ट है लोग उसको रिपीट कम कर रहे हैं, या आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी मार्केट का साइज जो है स्क्वीज होता जा रहा है, राइट। इसके अलावा डेट्रियोरेशन इन फिजिकल फैसिलिटी। अब इसका क्या मतलब है बेटा फिजिकल फैसिलिटीज का, बेटा इसका मतलब है कि भाई जो हमारे एसेट्स हैं जिनके थ्रू वो बनता है वो आपका क्या होता जा रहा है बेटा, कम होता जा रहा है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है ना। बेटा जरा सोचिए अनुराग, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, जब आप ही अकेले प्रोड्यूसर हो और आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। अब मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसकी डिमांड ही नहीं है, जैसे याद करिए वो सिपलाइन ग्लास का मास्क, क्या वो अकेला बना रहा है? हाँ सर अकेला बना रहा है, अकेला बना रहा है, मोनोपोली है, बट उस प्रोडक्ट का फायदा क्या भाई, कोई काम ही नहीं है ना, उसका यूजेबिलिटी नहीं है, कंज्यूमर के एंड पर उसका कोई फंडा ही नहीं दिख रहा, तो भैया उसका कोई फायदा ही नहीं है ना। तो दैट इज कॉल्ड अनकंपिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस, कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट पे या तो कंपीट ही नहीं कर पा रहा, आपका प्रोडक्ट या तो सब में से इतना खराब है कि कंपीट नहीं कर पा रहा, या ऐसा है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। दैट इज द मीनिंग, ठीक है बेटा। सो दैट इज हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट। फिर इसके अलावा आपने अपने यहां पर ओवर स्टाफिंग कर ली है। ओवर स्टाफिंग करने का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा लोगों को हायर कर लिया है, तो इसका मतलब हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। लेबर में पढ़ा था बेटा, एम्प्लॉइज का टर्नओवर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा आपकी कंपनी में सब मिसमैनेजमेंट चल रहा है, मतलब सब खिचड़ी चल रही है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसके बाद ये क्या होता है बेटा, अब आपके सामने जरूरत है कि भैया अब टर्न अराउंड की जरूरत है, अगर टर्न अराउंड नहीं करा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, यहां तक की सबके डाउट्स हो भी गए यहां तक, ठीक है जी। चलो अब ये आपने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का पहले मीनिंग पढ़ लिया कि इंटरनल स्ट्रेंथ पर देखना है। दूसरा बेटा टर्न अराउंड हमें पता कैसे चलेगा कंपनी में कि कब लगाना है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि हाँ यार अब हमें टर्न अराउंड की जरूरत है, इसका मतलब अब हमारी कंपनी में टर्न अराउंड की जरूरत है, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं आगे। अब अगर हम बात करें कि टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी के मेजर रीजंस क्या होंगे, अभी हमने इंडिकेटर्स पढ़े कि हाँ यार ऐसे केसेस में लगाने की जरूरत पड़ सकती है, कंपनी अपने हिसाब से सोच सकती है हाँ यार यहां पर लगाना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं मेजर रीजंस फॉर, या आप इसको बोल सकते हैं फॉर रिट्रेंचमेंट और टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। भाई आपको ये क्या रीजन है कि ये करना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो इंडिकेटर से, अब उसके रीजंस। बेटा डेटोरेशन में आपको अभी बताया था आपके जो एसेट्स हैं वो पुराने हो गए हैं, खराब होने वाले हैं, तो भाई उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको बेटा अपने नए टर्न अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब पुरानी फैसिलिटी जो फिजिकल फैसिलिटी है जो एसेट्स प्रोड्यूस कर रही है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं एसेट्स, वो खराब होने वाले हैं, तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, उनको नया लाना पड़ेगा।
अब नए लाने के लिए ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि सिर्फ उनको रिपेयर करवा दो काम चल जाएगा, तो आपको उस केस में अब अपनी कंपनी को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नए सिरे से सोचने की कोशिश करते हैं ना, कि चलो यार कुछ नए तरीके से अब चीजों को एनालाइज करते हैं। अब पैसा तो लगाना ही है, वो तो हमें दिख ही रहा है, तो उसको थोड़े डिफरेंट वे में भी एनालाइज करा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मेजर रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला तो मैनेजमेंट रीजंस आ सकता है कि द मैनेजमेंट नो लॉन्गर, अब मैनेजमेंट बेटा चाहती नहीं, नो लॉन्गर विशेस टू रिमेन इन बिजनेस। मैनेजमेंट कहती है यार अब हमें ये वाला बिजनेस रखना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू कीप दिस बिजनेस। ठीक है, अब ये बिजनेस ऐसा भी हो सकता है कि पार्टली नहीं रखना पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या उसको हटाना है या कम कर देना है, और होली, भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब ये जनरली क्या क्यों होगा? ऑब्वियसली बेटा क्योंकि यहां पर आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस लॉस आ रहा है। तो भाई एक लिमिट तक तो लॉस बियर करा जाएगा, उसके बाद तो बेटा लॉस कोई भी बियर नहीं करेगा, है ना। उसके बाद तो हर कोई कहेगा यार हटाओ इसको, तो इसको तो बंद कर दो। इससे बढ़िया तो बंद करने पर जो पैसा बचेगा वो ज्यादा बेटर है, कम से कम लॉस होना तो बंद हो जाएगा। सो दैट इज अनदर केस। बोलो जी बोलो। फिर अगला आता है द मैनेजमेंट फील्स दैट द बिजनेस, जो हमारे पास बेटा हमारा क्या चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, कुड बी मेड वाइबल। भाई हम इसे वाइबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय डिवेस्टिंग, मतलब कुछ हिस्से को आप क्या कर लो, इसको बंद कर दो, या कुछ ऐसे काम हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हो उसे हटा दो। भाई आपको लग रहा है आपके यहां पर नुकसान हो रहा है, बाहर से करवा लो, बाहर से में भी सस्ता पड़ रहा हो, किसी और के पास टेक्नोलॉजी, तो आधा प्रोडक्ट या कुछ पार्ट आप बाहर से करवा लो, दैट इज ऑल्सो अ टर्न अराउंड। आपने अपने यहां पर जो अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है उनको हटा दिया, तो कुड बी मेड वायबल बाय डिवेस्टिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज। तो कुछ एक्टिविटीज को बेटा आपने हटा दिया, और लिक्विडेशन ऑफ अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक और पॉइंट रेडी हो गया, हमने कहा ठीक है। फिर इसका अगला, अ बिजनेस दैट हैड बीन proves to a mismatch and can't be integrated with the company। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? सर हमने ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मान लेते हैं कुछ एक नया कंपनी ने स्टार्ट करा, कुछ समय के बाद कंपनी को लगा यार ये तो हमने बेकार ही कर लिया, ये तो स्यापा बेकार पा लिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के कल्चर के साथ एक तो मैच नहीं कर रहा। अब कंपनी के कल्चर के साथ मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि ये इसका मिसमैच हो गया, मिसफिट हो गया है। ये प्रोडक्ट और हमारी कंपनी के बीच में क्या हो गया बेटा, मिसफिट आ गया है। तो मिसफिट हो गया तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, या तो टर्न अराउंड करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, भाई कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये जो मैं रीजंस बता रहा हूं ना, ये आपके दोनों में काम आएंगे। डिवेस्टमेंट में भी यही वाले कॉपी पेस्ट होंगे, उसमें भी कुछ अलग से नहीं होना, तो डिवेस्टमेंट के भी यही वाले कॉपी पेस्ट होंगे सारे के सारे रीजंस, उसमें भी यही चीजें आनी है। भाई अब या तो टर्न अराउंड करना है या डिवेस्टमेंट करना है, कारण तो वही है ना कि एग्जिस्टिंग वो हमारा दिक्कत कर रहा है, वो एग्जिस्टिंग जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट हमारा दिक्कत कर रहा है, तो दिक्कत कर रहा है, या तो टर्न अराउंड करना है या डिवेस्टमेंट, वो एक अलग मैटर है, बट रीजंस ऑलमोस्ट क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, वायबल का मतलब क्या होता है? वायबल का मतलब होता है जो आपके लिए सही हो, प्रॉफिटेबल हो, वो चीज हो गई। ठीक है बेटा, आपके विद इन द बजट हो, आपके इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बजट में हो, अदरवाइज वो आपके प्रॉफिटेबल वेंचर की तरह आए। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, एक मैसेज को 4 बार लिखने से मैं जल्दी नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लोस
आपके बेटा एक प्रोडक्ट से नेगेटिव कैश फ्लोज चल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर बिजनेस क्रिएटिंग द नीड फॉर डिवेस्टमेंट ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है जी, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव। चलिए बेटा डिवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में क्या डिफरेंस होता है बेटा, अभी समझाया था चंदन जी। डिवेस्टमेंट का मतलब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक डिवीजन को बंद करते हो, उसमें से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हो। लिक्विडेशन में होता है जब आपकी पूरी की पूरी कंपनी ही अंडर सीवियर कॉन्स्टेंट आ गई कि भाई अब तो कंपनी को ही लिक्विडेट करना पड़ेगा, अब इसको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है भाई साहब, अभी इतनी देर से बेटा यही बता रहा था। ठीक है, चलिए अगला है बेटा, हमारे वाली लाइन में जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है ना, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और अपनी कंपनी उस कंपटीशन को मैच नहीं कर पा रही है। सो दैट बिकम्स द अनदर पॉइंट। तो भाई ये आ गया सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन, सिवियरिटी ऑफ कंपटीशन एंड inability of a firm to cope with it may cause it to divest। ठीक है जी, ये भी आपका पास पॉइंट आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। आगे जैसे अगर आपको याद होगा वीडियोकॉन ने अपना एक सेट टॉप बॉक्स वाला डिवीजन शुरू करा था, वीडियोकॉन डिश टीवी, वीडियोकॉन सेट टॉप बॉक्स करके। बट वीडियोकॉन ने देखा यार वो उसको मैच ही नहीं कर पा रही है, उसके लिए क्या हो गया, वो मिसमैच हो गया। तो वीडियोकॉन ने उस डिवीजन को क्या कर दिया, डिवेस्ट कर दिया, उसको किसी और को बेच दिया। ऐसे ही बड़े सारे बिजनेस हाउसेज हैं, एक नहीं है, बहुत सारे बिजनेस हाउसेज है बेटा जो ये काम करते रहते हैं। जिसको लगता है कि यार मैं मैनेज कर सकता हूं, अभी मैं सरवाइव कर सकता हूं, वो कभी नहीं करेगा। जिसको लगता नहीं यार मुझसे ना हो पा रहा, तो छोड़ो बेटा, हटाओ उसको। दैट इज द सिंपल थिंग। सो यहां पर आपको बेटा ये वाली चीजों को समझना पड़ता प्रैक्टिकली। ठीक है बेटा, या फिर आपके पास हो सकता है आपको बेटा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना है, मतलब अब टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, इसके ऊपर काफी ज्यादा मेजर खर्चा होने वाला है। तो भाई जब मेजर खर्चा होने वाला है तो कोई भी इतनी जल्दी तो करेगा नहीं, है ना। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव, इफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव। अगर बेटा बिजनेस को सर्वाइव करवाना है तो इस पर काफी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्म टू इन्वेस्ट इन इट, और हमारी फर्म बेटा इसमें इन्वेस्ट कर भी नहीं पा रही है ना। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, अ प्रेफरेबल ऑप्शन वुड बी टू डिवेस्ट, है ना। प्रेफरेबल ऑप्शन वुड बी टू डिवेस्ट। आपको बेटा इसको क्या करना पड़ेगा, डिवेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये भी हो गया आपके पास। अब एक लास्ट पॉइंट देखें अगर इसका, तो हमारे पास क्या आ जाता है, अ बेटर ऑल्टरनेटिव, अ बेटर ऑल्टरनेटिव मे बी अवेलेबल। हो सकता है बेटा इसका कोई बेटर वर्जन या कोई बेटर ऑल्टरनेटिव आ गया हो। ठीक है, अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, causing a firm to divest, causing a firm to divest
इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है जी भाई, अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है आप उसको डाइवेस्ट करोगे तभी काम चलेगा बेटा, वरना तो काम चलेगा नहीं। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, जल्दी से बता दीजिए यहां तक की। हाँ जी बेटा, पहले यहां तक की बात समझ में आ गई सारी की सारी, बोलो जी। ये तो हो गए कुछ जनरल बातें। अब आता है कि टर्न अराउंड के लिए कंपनी का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, मतलब कंपनी को किस किस तरीके से काम करना चाहिए कि कंपनी अपने बिजनेस का टर्न अराउंड कर सके। तो इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा या किन किन मुद्दों पर वर्क ऑन करना पड़ेगा जिससे कंपनी अपना क्या कर सके, टर्न अराउंड कर सके। चलिए अब हम आपके साथ बात करते हैं बेटा एक्शन प्लान्स फॉर टर्न अराउंड। भाई अब हमें किन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। ठीक है जी, अब कंपनी को टर्न अराउंड तो करना है बट उसके लिए क्या तरीके से काम करना पड़ेगा, किस तरीके से सारी चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। तो देखिए बेटा, सबसे पहला इसके अंदर है स्टेज 1 या पॉइंट नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं बेटा असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला स्टेप तो बेटा आपके सामने आता है कि जो आपकी अभी समस्याएं हैं, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग समस्याएं चल रही हैं, पहले तो उन्हें आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास कौन कौन सी समस्याएं हैं। फिर ये देखो कि उनका कारण क्या है और उनसे प्रॉब्लम कितनी हो चुकी है या हो सकती है, एंड सो ऑन। भाई पहले तो आपको यही नहीं पता प्रॉब्लम कहां पर है, तो आप एनालिसिस या उसका इलाज क्या करोगे। पहले बीमारी की बेटा प्रॉब्लम जो भी आपके सामने है उसका पहले बेटा कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो यहां पर हमारे सामने क्या आता है बेटा, द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला है, स्टेज 1 भी बोल देते हैं इसको। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस। तो सबसे पहले तो बेटा असेस करना है द करंट प्रॉब्लम्स जो भी अभी हमारे बिजनेस में हिट कर रही हैं, एंड गेट टू द रूट कॉज। और आपको बेटा इसके कहां पर जाना है, आपको इसके रूट कॉज तक जाना है कि भाई ये कारण क्या है, इसका हो क्या रहा है, एंड द एक्सटेंट ऑफ डैमेज द प्रॉब्लम हैज क्रिएटेड। डैमेज द प्रॉब्लम हैज क्रिएटेड। भाई आपके सामने ये जो प्रॉब्लम्स है इनका डैमेज बेटा कितना रहेगा। ठीक है जी, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप बेटा आपके सामने क्या आता है, भाई एक बार आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर दी, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको इनसे रिलेटेड रिसोर्सेस पर फोकस करना है कि भाई इनको ठीक करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस कितने और किस क्वांटिटी में चाहिए, जिससे कि इन प्रॉब्लम्स के ऊपर समस्या का सॉल्यूशन करा जाए, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करा जाए। राइट, तो हमारे पास अगला आता है वंस द प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। जैसे ही बच्चा हमारी प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी, आइडेंटिफाइड हो जाती हैं, तो उस सिनेरियो में बेटा आपको क्या करना है, द रिसोर्सेस शुड बी फोकस्ड। आपके बेटा रिसोर्सेस का फोकस हो जाना चाहिए टूवर्ड्स, किस चीज पर हो जाना चाहिए, टूवर्ड्स these areas to efficiently work on correcting and repairing any immediate issue या एनी इश्यूज करते हैं इसको। ठीक है जी, तो भाई पहला स्टेप आपको अब क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा। सबसे पहला स्टेप हमारे सामने हो गया, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, रूट कॉज तक जाओ, उनके प्रॉब्लम्स का लेवल तक देखो, उसके बाद ही आप आगे का काम कर पाओगे। ठीक है जी,
सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप बेटा हमारे पास होता है एनालाइज द सिचुएशन, जो भी हमारी सिचुएशन है, और उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाइए। अब प्लान बनाने का मतलब क्या है सर? प्लान बनाने का सिंपल सा मतलब है कि जो जो रिसोर्सेज उस प्रॉब्लम को ठीक करने में लगने हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे काम करना है, उसका प्रॉपर एक स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए कि कौन कौन सी जगहों पर किस किस नेचर के स्टेप्स लगाने हैं, किस तरीके का काम करना है, सो दैट वो हमारा टर्न अराउंड की तरफ जाए। सो दैट शुड बी द सेकेंड स्टेज, या स्टेज 2 बोल दो, या स्टेप 2 बोल दो, कुछ भी कर दो, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम कहते हैं एनालाइज द सिचुएशन। आपको सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन एनालाइज करनी है, और उसके बाद एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान, एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। ये हमारा स्टेज 2, स्टेप 2, जो मर्जी बोल दीजिए बेटा आप। चलिए अब हम इसके बारे में आपके साथ यहां पर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम कहेंगे आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज एंड डेवलप आएगा अ प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान। तो एक तो आप सारे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करें, और उससे रिलेटेड जो आपका एक्शन प्लान बनता है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर दिस वन शुड लुक, किस चीज पे बेटा फोकस करना पड़ेगा? फॉर द वायबल कोर बिजनेस, उसके अलावा एडिक्वेट ब्रिज फाइनेंसिंग। ये ब्रिज फाइनेंसिंग बेटा क्या होती है, ये कल हम पढ़ेंगे जब हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपको पढ़ाएंगे, तो कल बताऊंगा बेटा ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है। एंड अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। तो भाई कहने का मतलब है, जैसे हमने पहले भी बोला था, टर्न अराउंड प्राइमरीली कहां से होगा? इंटरनल चीजों से होगा। तो आपको इंटरनली क्या क्या चाहिए, कौन कौन से बेटा कोर बिजनेस एरियाज हैं? ब्रिज फाइनेंस बेसिकली समझ लो पैसा कहां से आएगा, ये सब काम करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज कैसे कैसे होंगे वो करिए। साथ साथ आप अपने लिए क्या करेंगे? एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बेटा कहां पर है, वो भी चीज आप एनालाइज करेंगे। और फाइनली बेटा आप क्या करेंगे? डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान विद स्पेसिफिक गोल्स एंड डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल एक्शंस, या डिटेल्स ऑफ एक्शंस, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया बेटा स्टेज 2 या स्टेप नंबर 2, जहां पर आपने कंपनी को रिवाइव करने के लिए अपना क्या बना लिया? एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। अब आता है बेटा तीसरा स्टेप होता है, अब आपको एक इमरजेंसी का प्लान डालना पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। भाई ये तो हमने क्या कर दिया, एक पूरा प्लान बना दिया जो थोड़े लंबे समय के लिए होगा। अब आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म दवाई भी तो देनी पड़ेगी, ताकि अभी तो बिजनेस जहां जहां प्रॉब्लम है उसको कवर करा सके। मतलब जो जो एरियाज है जहां से अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पहले उनको रोकना पड़ेगा, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म में अभी फिलहाल के लिए कुछ समय तक तो सरवाइव कर पाए। अब इसमें जो सारी बातें होंगी वो फाइनेंस रिलेटेड भी होंगी, मार्केटिंग भी होंगी, एचआर भी हो जाएगा, डेट का रिस्ट्रक्चरिंग, वर्किंग कैपिटल, सारे फैक्टर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो जो एरियाज में बच्चा प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकते हैं, वो सब आपको करना पड़ेगा। फर्दर हमें कोशिश ये करनी पड़ेगी कि हमारे कैश फ्लोज को जल्दी से जल्दी पॉजिटिव लाया जाए, ताकि बच्चा एक तो हम जो बाहर से फाइनेंस लाएंगे वो यूज हो, प्लस जो विद इन द बिजनेस वाला पैसा है वो भी हम टर्न अराउंड के लिए इस्तेमाल कर सकें।
वो भी हम क्या कर सके, टर्न अराउंड के लिए इस्तेमाल कर सके। तो पॉजिटिव कैश फ्लो लाना सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी वाला प्लान लगाना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है। तो अगर हम थर्ड स्टेप की बात करें या थर्ड पॉइंट, तो यहां पर आता है इंप्लीमेंटिंग एन इमरजेंसी प्लान। ठीक है जी। देखो कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता। आपने शार्क टैंक देखा होगा, वहां पर आप देखते हो कई बार ऐसे ओनर्स आते हैं जिनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से वो किस प्रॉब्लम में उन्हें पता ही नहीं है। जब वो यहां से जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है यार मेरे बिजनेस में ना ये प्रॉब्लम्स है। देन दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम्स है, अब हमें इनके लिए सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे या इनके लिए बेटा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो उनके लिए जो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा, वो सब आपके लिए क्या बन गया बेटा, यही सारी चीजें तो चल रही है। तो पहले कई बार इमरजेंसी एक क्विक फिक्स लगाना पड़ता है कि चल यार अभी तो इसको लगा, लॉन्गर पीरियड में तो हमें समझ में आ गया कैसे काम करना, बट हमें क्विक फिक्स भी तो चाहिए। पता चले हम लॉन्ग टर्म के चक्कर में अपना शॉर्ट टर्म की ऐसी तैसी पहले जा रहे हैं, होता ही नहीं होता। इट इज लाइक कि आपको यह पता है कि आपको अभी मई वाले एग्जाम्स में अपने पेपर देने हैं। अब लॉन्ग टर्म का 2 महीने का प्लान तो बनाकर बैठ गए हो। अब एक बच्चे के साथ क्या हुआ, मान लो 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसको शॉर्ट टर्म भी तो उसको रिकवर करने के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, वरना तो बेटा नुकसान का लेवल बढ़ता चला जाएगा, वो तो कभी खत्म ही नहीं होना। तो एक क्विक फिक्स भी लगाना पड़ेगा एंड देन द लॉन्गर ऑन द आपका बड़ा वाला जो पूरे प्रोजेक्ट का काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी क्लियर। तो यहां पर हम कहते हैं एन एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान, एन एप्रोप्रिएट action plan must be developed to stop the bleeding and enable the organization to survive। ठीक है जी। तो एक तो बेटा आपका ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। अब अगला बेटा प्रॉब्लम तो सॉल्व करवानी है ना, अगर नहीं करी तो बेटा फिर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या, फिर आप टर्न अराउंड नहीं कर सकते, या तो डिवेस्टमेंट करोगे या लिक्विडेशन हो जाएगा, यही ऑप्शन बचेगा फिर तो आपके पास, है ना। द प्लान टिपिकली इंक्लूड्स, इसमें बेटा सारे के सारे पॉइंटर्स आ जाएंगे, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, इसके अलावा आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, डेट रीस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा। भाई इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है जी। अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल एंड enough funds to implement the turnaround strategy must be raised। ठीक है जी। बेटा ब्लीडिंग का मतलब होता है जहां से अभी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो कैश लॉस हो रहा है या जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, पहले उन एरियाज को बेटा रोकना पड़ेगा ताकि वो नुकसान का लेवल मिनिमाइज हो। वो नुकसान क्योंकि जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रॉब्लम करता जाएगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, बोलो जी। ठीक है। अब ये रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे कैसे, क्या क्या इसके अंदर होगा, तो देखो अगला स्टेप होता है पूरे बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या हो गया भाई, चीजों को उथल पुथल करना, नए सिरे से इवैल्यूएट करना,
अब आपका इसमें यह भी हो सकता है अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज करना, जैसे कि आपको लगता है 10 में से यार 4 प्रोडक्ट तो मेरे लॉस मेकिंग हो रही है, या ये तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहे, तो इनको हटाओ, बाकी बाकी के 6 को रख लो, या इनको कम कर दो, एक एक दो दो पीस कर दो, बाकी सबका ज्यादा कर दो। तो ये प्रोडक्ट मिक्स का चेंज भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी बेटा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रही है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को इफेक्टिवली लाने के लिए, देखने के लिए काम तो बेटा करना ही पड़ेगा, राइट। अब कई बार ऐसा होता है ना, कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको नेग्लेक्ट हो जाते हैं, या उनके ऊपर ध्यान कम दिया जाता है, तो उनके ऊपर अब प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। साथ साथ आपको आपके एम्प्लॉइज का इस तरीके से रिवॉर्ड का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि भाई आपके, ताकि नए नए आइडियाज कंपनी में आए। भाई देखो, आइडियाज कंपनी में कौन देता है? ज्यादातर आइडियाज बेटा एम्प्लॉइज की साइड से आते हैं। अब अगर आपने एम्प्लॉइज को ठीक से रिवॉर्ड नहीं करा, उनका मोरल एकदम डाउन हो रखा है, यार पता ही नहीं कब कंपनी बंद हो जाएगी, पता ही नहीं कब ये बंद कर दे, पता ही नहीं कब क्या कर दे, तो उस केस में बेटा कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये सब चीजों पे फोकस करके आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं? रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। तो वो हमारा बन जाएगा बच्चा 4th पॉइंट, या स्टेज 4 कह लो, जिसको हम बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। अब आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो बेटा? रीस्ट्रक्चर कर रहे हो, उसे एकदम से दोबारा से बना रहे हो कि चलो जी अब अपने बिजनेस को बेटा नए तरीके से बनाते हैं, नए तरीके से करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ड्यूरिंग दिस द प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स आपको बेटा कॉस्टिंग में अच्छे से बताया था, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब क्या होता है। ड्यूरिंग दिस द प्रोडक्ट मिक्स मे बी चेंज्ड। आप बेटा इसको बदल सकते हो, इसके अंदर बदलाव कर सकते हो कि चलो जी इसमें बदलाव करते हैं। मे बी चेंज्ड रिक्वायरिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू डू सम रीपोजिशनिंग। बोलो जी, ये आपके पास बेटा पहला पॉइंट आ गया, बोलो जी, ठीक है। इसके बाद कोर प्रोडक्ट्स neglected over time may require immediate attention to remain competitive। ठीक है जी, भाई उनके ऊपर दोबारा से एक बार फोकस करने की जरूरत है, ताकि बेटा वो बिजनेस में रहे, वरना क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो सकती है। लास्ट, एम्प्लॉइज से रिलेटेड मोरल बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनका आप मोरल वापस से बूस्टअप करिए, ठीक है। रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन should be given that encourages dedication and creativity among employees to think about profits and return on investment। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट भी बेटा क्लियर हो गया। अब लास्ट स्टेज क्या आएगी? मान लो ये सब चीजें हो जाती हैं, काम भी कर जाती हैं, सो लास्ट स्टेप वुड बी दैट टू रिटर्निंग टू द नॉर्मल। अब कंपनी बेटा वापस से अपने नॉर्मल वापस से आएगी कि चलो अब हम नॉर्मल दिनों पर चलते हैं, हमारे जो नॉर्मल ट्रेंड्स थे उस पर चलते हैं। अब इसका ये कब होगा? जब कंपनी में बेटा ये वाले पर्टिकुलर एसबीयू बोल दो, डिवीजन बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाए, हमारा इकोनॉमिक वैल्यू एडिड हो जाए,
है ना, ये सब चीजें अगर जनरेट हो रही हैं तो भाई अच्छी बात है, अब हमारे पास काम हो गया। अब इसके बाद कंपनी और चीजों पे काम कर सकती है, जैसे कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना या अपने दूसरी अलायंसेस बनाना बेटा कॉम्पिटिटिव और अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपना मार्केट शेयर। फिर वही ग्रोथ और स्टेबिलिटी वाले पॉइंटर्स पे आ जाएंगे, फिर तो वही ग्रोथ और स्टेबिलिटी पर आ जाएंगे। तो मेन है रिटर्निंग टू द नॉर्मल इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, बिल्डिंग क्या लिखा था, कहां पर है बेटा, बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा ईईएस का मतलब है बेटा एम्प्लॉइज, ईईएस का मतलब है बच्चा एम्प्लॉइज। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पर चलते हैं, रिटर्निंग टू नॉर्मल। तो लास्ट स्टेप हमारे पास होता है रिटर्निंग टू नॉर्मल। देखते हैं बेटा नॉर्मल होने का मतलब हमारे पास क्या होगा। तो अब यहां पर हम कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस टू शो साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉमा चलिए चैप्टर खत्म होगा नहीं होगा बेटा देखेंगे, मुश्किल है चैप्टर खत्म होना, तो अब इसके अंदर कंटेंट बचा है और जितना हो जाएगा उतना करते हैं, नहीं तो बेटा मंडे को ये कंप्लीट हो जाएगा विद योर एमसीक्यू, है ना। मंडे को इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, मंडे को हम लास्ट क्लास लेंगे इस चैप्टर की और इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे विद द एमसीक्यू। ठीक है, सो ट्यूसडे से हमारा नया चैप्टर होगा, जो भी जो चार पांच क्लास उसमें और लगेंगी, दैट्स ऑल बेटा, हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सारा। ठीक है, organization begins to show signs of profitability, return on investment, and economic value added. ठीक है जी, ओके। इसके अलावा emphasis is placed on a number of strategic efforts such as बेटा हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे यहां पर, सबसे पहले इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फैक्शन का रेट जो हो गया है ना, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एटसेट्रा। तो ये सब बेटा इसी का पार्ट में आ जाते हैं। हमने कहा ठीक है सर, बोलो जी क्लियर है बेटा यहां तक का सारा, बता दीजिए पहले। हाँ जी दोस्तों, यहां तक का क्लियर है बेटा सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी में किन किन, अगेन देखो बेटा बातें वही हैं, अब बस उनको हम अलग अलग तरीकों से या शब्दों में बोल रहे हैं, है ना। बातें वही हैं, बस अब हम उनको अलग अलग शब्दों में इंप्लीमेंट करेंगे, बस दैट इज द ओनली थिंग। रहेंगी वही चीजें जो अभी पढ़ी हैं। ठीक है, अब यहां पर आपके स्टडी मॉड्यूल में एक और दे रखा है, क्या, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी आर एज फॉलोज। तो भाई ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं,
इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, ठीक है, आर एस फॉलोज। अब यहां पर बेटा कौन कौन से मुद्दों पर हमें देखना है, तो मैंने कहा चलो जी देखते हैं कौन कौन से मुद्दे बेटा हमारे पास आते हैं, है ना। अब चिंटू नहीं रो रहा, हाँ बाहर बिल्ली है बेचारी, वो रोए जा रही, कह रही क्यों इतना पढ़ा रहे हो, है ना, वो बेचारी बिल्ली रो रही है बड़ी देर से, है ना, वो बार बार आके करके रो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में घूम फिर के इधर उधर चक्कर मार के आती है, फिर आके यहीं पे रोकी है, रोती है और चली जाती है ना। वो कह रही है भाई साहब मैं रो रही हूँ क्योंकि सर इतना पढ़ा रहे हैं, पता ही नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना, पता ही नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। उसे क्या पता सीए की पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। सीए की पढ़ाई में भैया सबको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, दोनों को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कुछ रिजल्ट आता है। तो भाई उसको नहीं पता ये बात है, उसको लगता है नहीं सिर्फ मेरे रोने से, मेरे मेरे रोने से अगर सिर्फ सब कुछ सही हो जाएगा तो बात खत्म, मेरे रोने से अगर सब कुछ सही हो जाएगा तो बात खत्म। उसको कौन समझाए अब ये बात, है ना। तो चलिए बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको करने पड़ती हैं चेंजेस इन टॉप मैनेजमेंट। तो आपके पास जो आपकी टॉप मैनेजमेंट है बेटा उसमें बदलाव लाना पड़ता है, अगर आपको टर्न अराउंड की इच्छा है कि चलो टर्न अराउंड करते हैं, बोलो जी बोलो। फिर कुछ ऐसे एक्शंस आपको करने पड़ते हैं जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी वापस से बने, है ना। ऐसा तो नहीं है बिना इसके बेटा काम हो जाएगा। तो इनिशियल क्रेडिबिलिटी आपके पास बिल्डिंग एक्शंस करना पड़ेगा, है ना, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शंस, है ना, ये भी आपको बेटा काम साथ में करना पड़ेगा। अगला बेटा हमारे पास क्या होता है, अब जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, प्रेशर्स हैं, उनको बेटा कम करना पड़ेगा ताकि वो हमारे बिजनेस को ज्यादा इंपैक्ट ना करें। क्योंकि अगर वही हमारे बिजनेस को हिट करते रहेंगे तो भाई हम ग्रो कब करेंगे। तो न्यूट्रलाइजिंग, न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर्स। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है बेटा उनको हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें कट डाउन करना पड़ेगा। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई, है ना। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। भाई कुछ चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इनको बंद करना पड़ेगा ताकि इनका क्विक पे ऑफ हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्विक कॉस्ट रिडक्शंस। कुछ चीजों की बेटा कॉस्ट पे भी काम करना पड़ेगा ताकि ये खर्चे आपके क्या हो जाएं, मिनिमाइज हो जाए। हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद रेवेन्यू जनरेशन पर फोकस करना पड़ेगा। देखो बात वही है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बस डिटेल पॉइंटर्स पे बात हो रही है। पहले हमने इन जनरल बात करा था कि बिजनेस को ग्रो कैसे करवाना है, अब उनके पॉइंटर्स बता रहे हैं कि इन इन मुद्दों पर आपको करना पड़ेगा, है ना। कुछ एसेट्स अगर बेचनी है तो उन्हें बेच दीजिए। तो एसेट्स लिक्विडेशन करना पड़ेगा फॉर जनरेटिंग कैश, फॉर जनरेटिंग कैश। तो कैश जनरेट करने के लिए एसेट्स का लिक्विडेशन भी आप कर सकते हो। और बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है जी। आपको आपस में क्या करना पड़ेगा बेटा, अच्छे से कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा आपसी, ठीक है जी। तो इससे बेटा आपका क्या बन गया, बोलो जी, इससे आपका टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का काम हो गया। तो अब आपका टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी का पार्ट तो बेटा यहां पर डन हो गया। ऑल सेट है बेटा टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी तक, जल्दी से बता दीजिए। ऑल सेट है यहां तक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी तक, हे प्रभु, हाँ जी जल्दी से बता दीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, बेटा एक्सटर्नल प्रेशर्स को कम करना पड़ेगा, जो भी आपके बिजनेस पर है अपनी बाहर की शक्तियों को कोशिश करके उनको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना बेटा दिक्कत हो सकती है बिजनेस में, ठीक है जी। चलिए यहां तक हो गया, तो अब हम चलते हैं हमारी अगली स्ट्रैटेजी पर जिसका नाम है बेटा डिवेस्टमेंट, है ना। डिस इन्वेस्टमेंट बोल दो या इसको प्यार से हम क्या बोल देते हैं, डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोल देते हैं, डिवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। एक काम करते हैं, एक ना 5 मिनट का क्विक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। एक ना 5 मिनट का क्विक ब्रेक लेते हैं और फिर हम वापस से इसको स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट हैव अ स्मॉल क्विक 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। तो मिलता हूं मैं 5 मिनट में भी ब्रेक के बाद, क्योंकि एकदम से ना इतना सारा बड़े दिन के बाद बोल रहा हूं ना, मेरे को भी दिक्कत लग रही है। तो 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा।
हाँ जी बेटा। हाँ, फाइनली आई एम बैक, है ना, फाइनली आई एम बैक। चलिए बेटा, थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। वो मेरे को खांसी एकदम से ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए ज्यादा टाइम टाइम लग गया, है ना। कोई बात नहीं। चलो बेटा, ये तो कंप्लीट करते हैं डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। बेटा पहले ये कंप्लीट करते हैं, है ना, ये कंप्लीट करते हैं। एक बार, एक बार जो भी कर रहे हैं, है ना। अरे सब रखा हुआ है यार, गर्म पानी है वो सब रखा हुआ है डॉक्टर के पास। मैं स्पेशली बोल के आया, भैया मेरा बोलने का काम है, मुझे कुछ कुछ जादू वाली दवाई दे दे जिससे ठीक हो जाऊं, है ना। आज मेरी पता पहली फर्स्ट क्लास थी फेस टू फेस की, मैं वो भी नहीं लेने गया। मेरी आज पहली फेस टू फेस की फर्स्ट क्लास थी ऑफिशियली, तो आज मैं उसमें भी नहीं गया। मैंने कहा नहीं भाई, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। फिर सुबह 12 साढ़े 12 बजे मेरे को बेटर लगा, तो मैंने आपसे पहले वाला जो नवंबर वाला बैच है उनकी भी क्लास ली और आपकी भी क्लास ली। मैंने कहा नहीं भाई, अब ले सकता हूं तो क्लास ले लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले ये डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बेटा कंप्लीट करते हैं, है ना। चलिए डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं बेटा। तो ये होता है, इट इन्वॉल्व्स, अब इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखना बेटा। यहां पर हम बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स, या तो आप सेल कर दोगे या आप लिक्विडेशन कर दोगे, ठीक है। और लिक्विडेशन, अब लिक्विडेशन किसका कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस। एक बेटा बिजनेस का पोर्शन को, है ना, एक बिजनेस का उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी, इनॉग्रेशन वाले दिन भी मेरी तबीयत खराब थी। मैं तो बस गया था क्योंकि इन्होंने बोला था सर आना जरूर है, तो बस मैं चला गया था। बट उस दिन भी मेरी तबीयत खराब ही थी, तब से लेकर खराब ही चल रही है। मतलब अब तो होगा 10 दिन हो गए, आपको पता ही है। पीछे भी कितना खास रहा था मैं क्लास में, बट अब 1-2 दिन से तो बिल्कुल ही क्लास नहीं ली जा रही थी। और अ मेजर डिवीजन प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू, ठीक है। चलिए बेटा, वो चेक होके मिलते हैं हमको, इस मास्टर टेस्ट सीरीज वाले ना, है ना। मास्टर टेस्ट सीरीज वाले जो होते हैं वो चेक होके मिलते हैं। तो अभी चलो इधर पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बेटा ये क्या होता है। तो डिवेस्टमेंट होता क्या है, तो देखो बस मेन तो पॉइंट इतना सही है डिवेस्टमेंट में, बाकी तो कॉमन पॉइंट है। डिवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ rehabilitation or restructuring plan and is adopted when a turnaround has been attempted but has proved to be unsuccessful। ठीक है जी। अब देखो, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बेटा हमारा डिवेस्टमेंट खत्म हो गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है या एक छोटा सा पार्ट आता है, वो होता है अ डिवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी may be adopted due to various reasons। अब ये बेटा रीजंस क्या क्या है, तो ये वही रीजंस हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे।
अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेटा क्या बताए थे, जो हमने यहां पर सीखे थे, अभी आपके कहां गए ये वाले सारे, ये वाले, यही वाले बेटा कॉपी पेस्ट होंगे, यही वाले सारे रीजंस ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट होंगे। भाई मैनेजमेंट कह रही है कि अब वो वाइबल बिजनेस नहीं है तो लिक्विडेट कर दो, मिसमैच हो रहा है तो और इंटीग्रेट नहीं हो सकता, नेगेटिव कैश फ्लोज है, सिविरिटी ऑफ कंपटीशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, यही सारे पॉइंट्स बेटा वापस से कॉपी पेस्ट होंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं पॉइंट सिमिलर टू रीजंस फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सेम पॉइंट है बेटा, कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको, तो मैं यहां लिख देता हूं पॉइंट्स सिमिलर टू रीजंस फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, सारे पॉइंट बेटा सेम ही है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। है ना, अब देखिए बेटा यहां पर, जैसे कि मैं आपको अपने एसएम से दिखा देता हूं एक बार, जो हमारे पास है। ये देखिए बेटा, ये रहे रीजंस, और ये वही रीजंस है बेटा जो अभी हमने आपके साथ करे थे। बिजनेस दैट हैज बीन एक्वायर्ड प्रूव टू बी अ मिसमैच, persistent negative cash flows, severity of competition, not possible for technological upgrade, alternative available for investment। बेटा ये सारे वही पॉइंट्स आ गए, तो मैं पेज नंबर दे रहा हूं 422। ठीक है, तो आपने लिखना है, तो आप यहां पे लिख सकते हो रेफर पेज 422 ऑफ बुक। ठीक है बेटा, तो आप वहां से भी कर सकते हो, और यहां से करना है तो यहां से भी कर सकते हो। आई होप पहले बेटा यहां तक की बात समझ में आ गई सारी की सारी। ठीक है, चलो, अब मैंने आपको पहले तो ये सारी स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमारे पास बेटा स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। अब बात आती है कि फाइनली बेटा कंपनी करेगी क्या। तो देखो, अब कंपनी के पास, किसी भी एक कंपनी में बात करूं तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है बेटा कंपनी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। कंपनी डील्स इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेटा बहुत सारे हो सकते हैं। जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको हमने क्या बोल दिया, कंपनी का पोर्टफोलियो बोल दिया। यस और नो, हमने बेटा उसको क्या बोल दिया, कंपनी का पोर्टफोलियो बोल दिया। ठीक है, चलिए, अब ये पोर्टफोलियो को एनालाइज कैसे करना है, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन से प्रोडक्ट को कौन सी चीज की जरूरत है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो ये सब करने के लिए अब अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ऑप्शंस बनाए। सबने क्या करा बेटा, अलग अलग ऑप्शंस बनाए कि भाई आप ये आइडेंटिफिकेशन या ये सारा काम करोगे कैसे। तो उसके लिए अब हमें पढ़ना है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। बेटा हमें क्या पढ़ने हैं अब, हमारे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। भाई हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर द कंपनी। अब यहां पर कुछ चीजों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ता है। प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या चल रहा है, एक्सपीरियंस कर्व क्या है हमारा, और बहुत सारी चीजें, और बाकी हमारे पास अलग अलग अप्रोच ने अलग अलग चीजें बताई। बेस्ड ऑन दैट हम उसको इंपैक्टफुली स्टडी करेंगे कि हमें उस प्रोडक्ट के साथ करना क्या है। तो पहले अगर हम यहां पर आपसे बात करें तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस नीड्स टू बी कार्व्ड आउट, नीड्स टू बी कार्व्ड आउट फ्रॉम existing products, from existing products and innovation that are happening in the industry, that are happening in the industry। तो ऑप्शंस बेटा डिपेंड करेंगे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर, राइट। प्राइमरीली हम ये यूज क्यों करते हैं, तो प्राइमरीली यूज्ड फॉर
कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, आप कंपटीशन में कहां स्टैंड करते हो, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और अब आपको चीजें कैसे प्लान करनी है इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, इन मल्टी प्रोडक्ट, या ऐसे लिखते बेटा मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस फर्म्स। ठीक है जी, चलिए और आगे देखते हैं। सर दे मे ऑल्सो बी यूज्ड इन लेस डाइवर्सिफाइड फर्म्स, less diversified firms if these consist of main business and other minor business and other minor complementary interest. Next, a diversified company may decide to divert resources from its cash rich business, ये वैसे हमने पहले लिखा हुआ है पॉइंट, कोई बात नहीं, चलो ये मेरे को याद आ रहा है, पहले भी बताया हुआ है आपको, फ्रॉम अ कैश रिच बिजनेस टू मोर प्रोस्पेक्टिव ones that hold promise of a faster growth, so that the company achieves its corporate level efficiently, corporate level objective, efficiently। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जो मैं बता रहा हूं ये तो जनरल हमने कहानी आपके साथ लिख दी बेटा। डिवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, आपको दोनों पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे चैतन्य, कृपया करके बेटा सुन लीजिए करिए। आपको मैंने बताया था डिवेस्टमेंट इज अ वाइडर टर्म, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मे बी आप कुछ एसेट्स बेच दो, कुछ चीजें कर दो, कुछ को लिक्विडेट कर दो। लिक्विडेशन का मतलब हो गया अब आपने उस बिजनेस को पूरा का पूरा खत्म कर दिया, उस पर्टिकुलर सेक्टर को बंद कर दिया, दैट इज कॉल्ड लिक्विडेशन। अकाउंट्स में आप ये वर्ड्स पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके होंगे, है ना, फिर भी आप जबरदस्ती कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, इतनी देर से आपको यही बता रहा था मैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आते हैं आगे। सर अब हमारे पास बेटा इसके अंदर मल्टीपल तरीकों से डिसीजन मेकिंग या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होगी। जब हम कहते हैं हमारा पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है, कंपनी मल्टी प्रोडक्ट्स में डील कर रही है या मल्टी बिजनेस में डील कर रही है, तो कंपनी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन से प्रोडक्ट या कौन से बिजनेस को हमें किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को बेटा ग्रो करवाना है, किसको होल्ड करवाना है, किसको कैसे मैनेज करवाना है। ये सब मैनेजमेंट या होल्ड करने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके बताए, जिसमें से एक तरीका हमारे पास है जो आप मेरे साथ पहले पढ़ चुके हो, जिसको हमने बोला बेटा एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं।
ये मैंने आपको बेटा पहले से बता दिया था कि इसके अंदर 4 पॉइंट आएंगे बेटा। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, ये हम ऑलरेडी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में बेटा पढ़ चुके हैं। बताइए जी, ये हम ऑलरेडी अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में पढ़ चुके हैं। मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन। तो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। आपके पास आ जाएगा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, फिर यहां पर आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट, फिर हमने बेटा यहां पर पढ़ा था एग्जिस्टिंग मार्केट, और दूसरा हमारे पास आ गया था बेटा न्यू मार्केट। अब हमने आपको क्या समझाया था? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में हो तो मार्केट पेनिट्रेशन के नाम से आप इसको बोलोगे। मार्केट एग्जिस्टिंग है, नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा। आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की नई मार्केट बना रहे हो तो वो आपका क्या बन जाएगा? मार्केट डेवलपमेंट हो जाएगा। और आपने नया प्रोडक्ट और नई मार्केट बनाया तो वो आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। याद आ गया बेटा आपको? सारे के सारे वर्ड्स बताए थे। तो इसके लिए मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं ऑलरेडी डन। इसका मतलब रीड फ्रॉम पेज, इसका मैं पेज नंबर बेटा रेफर करके दे देता हूं जो आपको पढ़ना है। तो आपको ये यहां से पढ़ना है। पेज नंबर है बेटा 423। तो आपको पेज नंबर 423 से बेटा इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है जी, ये आपको अपने आप रीड कर लेना है। और मैंने आपको बताया था बुक में डायग्राम गलत है तो उसको ठीक कर लेना। यहां पर मैंने ठीक से बना के दे दिया। तो ये वाला काम बेटा आपको सेल्फ पर करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है एज सच, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन भी नहीं करूंगा। ठीक है जी। पहले बेटा इतनी बात समझ में आ गई? बोलो जी बोलो, इतनी बात बेटा समझ में आ गई आपको? ठीक है, हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया है? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है बेटा, ऑप्शन स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी ऑप्शंस का मतलब है आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जो जो ऑप्शंस होंगे उनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो इसमें मैंने सिंपल सी कुछ कुछ बातें आपको लिखवाई थी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि भाई जो जो ऑप्शंस हैं जो वो हमें कहां से निकालने पड़ेंगे? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और इनोवेशन जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। आपके पास आपके प्रोडक्ट की क्या क्या चॉइसेस है, कौन से प्रोडक्ट को कितना ग्रो करवाना है, किस पे ध्यान लगाना है, किस पे नहीं ध्यान लगाना, ये सब चीजें सारी डेवलप करना है इस स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। यही ऑप्शंस है। अब इन ऑप्शंस को कैसे स्टडी करना है वो मैंने बताया कि अलग अलग आपके पास लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। तो जैसे कि एंसॉफ भाई ने बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे स्टडी कर सकते हो। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिस्टिंग और न्यू मार्केट और एग्जिस्टिंग न्यू प्रोडक्ट के बेस पर 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करके पढ़ सकते हो। तो आपको अब देखना पड़ेगा आपका प्रोडक्ट कौन सी चीज पर है और आपको कैसे ग्रो करना है। तो ये आपके 4 स्टेट बता दिया कि कंपनी को ग्रोथ मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ये उन्होंने बताया। ऐसे करके हमारे पास अलग अलग टाइप के बेटा लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात हमारे सामने प्रेजेंट करी है, जिन्होंने अपनी अपनी बात बेटा हमारे सामने प्रेजेंट करी है कि भाई हमारे हिसाब से काम किस तरीके से होना चाहिए, हमारे हिसाब से काम किस तरीके क्या होना चाहिए। अब इसके अंदर बेटा एक आता है बीसीजी मैट्रिक्स, एक आता है बेटा जीई मैट्रिक्स और एक आता है एडीएल। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं जो हमें फर्दर इसके अंदर आपके साथ पढ़नी है। ठीक है, चलो अब आज के लिए अभी इतना ही करते हैं। तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही है अभी, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, और बाकी हम फिर मंडे को करते हैं। मंडे को हम इस चैप्टर को बेटा क्लोज कर देंगे। मंडे वुड बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। मंडे को ही हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मंडे को क्लास में शाम को रखूं या सुबह रखूं, जल्दी से बताइए। मंडे को क्लास बेटा 6:30 रखूं या मैं मॉर्निंग में रखूं? एज यू पीपल से, मंडे को तो मैं कोई भी टाइम पर रख सकता हूं। मंडे को बेटा 6:30 कर दूं, रोज 6:30 कर दूं मैं फिलहाल जब तक चल रहा है हमारा? हाँ जी बेटा, रोज 6:30 कर लूं? बोलो जी। रोज 6:30 कर दे बेटा। अब थोड़े दिन की बात है, देखो मुश्किल से एक क्लास मंडे की मान लो, 4 क्लास और मान लो बेटा लास्ट चैप्टर के लिए, 4-5 क्लास जो भी लग गई तो 4-5 क्लास और लेके वो खत्म हो जाएगा। तो रोज 6:30 कर लेते हैं क्योंकि सुबह आपकी ऑडिट वगैरह की हो जाती है ना। देखो बेटा टीटीएस में तो वैसे भी 6:30 होगी, टीटीएस में तो वैसे भी 6:30 होगी, तो एमडब्ल्यूएफ में भी 6:30 करते हैं ताकि टेंशन खत्म हो जाए, है ना।
हाँ बेटा धर्मवीर भाई, कर रहा हूं मैं, सब कुछ कर रहा हूँ भाई, जितना हो सकता है ना सब कुछ कर रहा हूँ, बट अब थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, अभी रिकवरी में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ठीक है, इट्स फाइन, है ना। चलो, अब मैं आपके साथ 6:30 करता हूँ, ठीक है। संडे को बेटा कल हमारी 11:15 पर क्लास है। कल 11:15 पर जो हमारा एक थ्योरी का चैप्टर बच गया था, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कल उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चा। सो वी विल कंप्लीट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टुमारो, ठीक है। अरे आरटीपी तो बेटा रिकॉर्डेड है ना, बाद में देख लियो यार, वो तो रिकॉर्डेड, वो तो वैसे भी रिकॉर्डेड आएगा, जो फाइल है रिकॉर्डेड आएगा बेटा, जो आरटीपी का फाइल है ना, जो आपके वीडियो आएगा, दैट विल बी अ रिकॉर्डेड। तो आप उसको रिकॉर्डेड अपने मोड पे कवर कर लेना, ठीक है। आप अपने मोड पे बेटा उसको बाद में देख लेना, डज नॉट मैटर, ठीक है। आप उसको अपने मोड पे थोड़ी देर बाद देख लेना, शाम को देख लेना, रात को देख लेना, सिंपल, वो तो वैसे भी रिकॉर्डेड आएगा। नहीं बेटा कृष्णा, वो पॉसिबल नहीं है बेटा, है ना। नहीं नहीं बेटा, लाइव नहीं है कुछ भी, सब रिकॉर्डेड आएगा, ठीक है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे बेटा कल आपसे, कल 11:15 बजे। पूजा बेटा पहले हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपके डाउट्स के लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है। मैं आपके डाउट्स के लिए रहूंगा, तो आपने डाउट्स पूछने पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो, अभी के लिए बेटा बाय बाय, अभी के लिए बाय बाय, विल सी यू गाइस टुमारो फॉर एफएम, एंड ऑन मंडे 6:30 फॉर एसएम, ठीक है बेटा। चलो, कल मिलेंगे 11:15 बजे एफएम में, और एसएम के लिए हम मिलेंगे मंडे को 6:30 बजे। ये चैप्टर को बेटा क्लोज कर देंगे, ठीक है बेटा।